हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी में मॉडल सेट जो 5वां हमारा है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए, जो हमारा 5वां मॉडल सेट है उसके सारे के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को कवर करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सही विकल्प वाले क्वेश्चन है पूरे के पूरे हमारे। सबसे पहले आप देखेंगे पूरे के पूरे ये जो हमारे क्वेश्चन हमने सेट तैयार किया है, इसमें सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, सबसे पहले इसमें आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन दिखाई देंगे। ठीक है, सही विकल्प वाले क्वेश्चनों में देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि फल भित्ति विकसित होती है। तो फल भित्ति कहां से विकसित होती है, हमेशा आपको याद रखना है कि फल भित्ति का निर्माण कहां से होता है, अंडाशय की भित्ति से होता है। ठीक, निषेचन के बाद अंडाशय बदल जाता है किसमें, फल में, और अंडाशय की भित्ति बदल जाती है किसमें, फल भित्ति में। चलिए, दूसरा हमारा क्वेश्चन है निषेचन को प्रदर्शित किया जा सकता है। तो निषेचन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, ये एन मिलकर के क्या बनाएंगे, 2n बनाएंगे। मतलब हेप्लॉइड संरचना जब आपस में मिलती है तो डिप्लॉइड संरचना बनती है, यानी जब अगुणित युग्मक मिलते हैं तब एक द्विगुणित यानी कि डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है। तो निषेचन को हम किससे दर्शाएंगे, n मिलेगा तो क्या बनेंगे, आपस में 2n बनेगा। हेप्लॉइड मिलकर के डिप्लॉइड संरचना का निर्माण करेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव में भ्रूणी झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो भ्रूणी झिल्लियों की संख्या आपको याद रखना है 4 होती है। कितनी होती है, भ्रूणी झिल्लियों की संख्या 4 होती है। एमनियन, कैरियन, यॉर्क सैक और एलेंटाइस, ये 4 भ्रूणी झिल्लियां होती है। यह एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है मानव के अंदर, आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आपको याद रखना है कि जो हमारा लिंग गुणसूत्र होता है, इस लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी हो जाती है। मतलब ये हमारे 44 गुणसूत्र जो है, जो ऑटोसोम कहलाते हैं, ये तो हमारे क्या हैं, ये हमारे समान होते हैं। और जो लिंग गुणसूत्र है उसमें एक्स वाई की बजाय एक एक्स्ट्रा एक्स गुणसूत्र आ जाता है, यानी कि लिंग गुणसूत्र की ट्राइसोमी अगर हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, चारों क्वेश्चनों को जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो 5वां क्वेश्चन हमारा है, 5वां क्वेश्चन हमारा क्या है, ट्रिपल एक्स लिंग गुणसूत्रों वाला मनुष्य होगा। मतलब ऐसा मनुष्य जिसमें आपको याद रखना है कि 3x गुणसूत्र हो जाए। कैसा हो जाए, 3x लिंग गुणसूत्र हो जाए। लिंग गुणसूत्रों में अगर 3x गुणसूत्र ही हो जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सुपर फीमेल। क्या बोलते हैं, उसको हम सुपर फीमेल बोलते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है एक कोडान में नाइट्रोजीनस क्षार पाए जाते हैं। तो आपको याद रखना है एक कोडान जो होता है वह 3 नाइट्रोजीनस क्षारों से मिलकर के बना होता है। कितनों से, 3 नाइट्रोजीनस क्षारों से मिलकर के बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन है जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी। तो जेनेटिक कोड की खोज आपको याद रखना है किसने की थी, नीरेनबर्ग ने की थी। किसने की थी, नीरेनबर्ग ने की थी। ये चीज आपको याद रखना है। चलिए, इसके बाद हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। रिक्त स्थानों में आपका पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण कहलाता है। तो देखिए, पक्षियों के द्वारा अगर कोई परागण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, पक्षियों के द्वारा अगर कोई परागण होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। ठीक है, तो पहले का आंसर आप लोग लिखेंगे ऑर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली। दूसरा क्वेश्चन है कि मक्का में जो एक बीज पत्र होता है उसको हम क्या कहते हैं। तो मक्का के एक बीज पत्र को हम क्या बोलते हैं, मक्का के एक बीज पत्र को हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, मक्का के एक बीज पत्र को हम बोलते हैं स्कूटेलम। क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। ठीक है, स्कूटेलम बोलते हैं। चलिए, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन के आंसर आप लोग जल्दी से लिखिए। इसके बाद हम रफ करते हैं इसको और चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। तो रिक्त स्थान वाले जो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका सबसे पहले आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, अब इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए, तो बाकी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चनों को भी आप लोग जल्दी से सॉल्व करिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा आप क्या है, तीसरा क्वेश्चन हमारा है प्रोटीन निर्माण कहां संपन्न होता है। तो आपको याद रखना है राइबोसोम में। कहां संपन्न होता है, तो प्रोटीन का निर्माण आपको याद रखना है राइबोसोम के अंदर संपन्न होता है। किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। अगला क्वेश्चन है स्तनियों में निषेचन कहां होता है। तो आपको याद रखना है स्तनियों में निषेचन कहां होता है, मानव की अंडवाहिनी नलिका में। कहां होता है, अंडवाहिनी नलिका में। यह आप लोग फैलोपियन ट्यूब भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मानव में निषेचन कहां होता है, अंडवाहिनी नलिका में। ठीक है, अंडवाहिनी नलिका में।
चलिए अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में गर्भावस्था कितने दिनों की होती है? तो मनुष्य में जो गर्भावस्था होती है वो लगभग 280 दिनों की होती है। कितने दिनों की होती है? 280 दिनों की होती है। 270 भी आप लिख सकते हैं, फिर भी सही माना जाएगा, क्योंकि 270 से 280 दिनों के बीच की होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? तो न्यूक्लिक अम्ल आपको हमेशा याद रखना है किसके बहुलक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं, चाहे वो हमारा डीएनए हो चाहे वो हमारा आरएनए हो, दोनों के दोनों किसके बहुलक होते हैं? तो ये बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। किसके बहुलक होते हैं? ये बहुलक होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स, तो न्यूक्लियोटाइड्स के बहुलक होते हैं न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, संरचना तथा उत्पत्ति में समानता दर्शाने वाले अंगों को हम क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग, यानी कि होमोलोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? समजात अंग कहते हैं। ठीक है, तो उत्पत्ति और संरचना में अगर कोई अंग समानता दिखाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं समजात अंग। क्या बोलते हैं इनको हम? समजात अंग इनको हम बोलते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद हमारे पूरे के पूरे एक वाक्य में उत्तर वाले क्वेश्चन है जिनको आपको तैयार करना है। ठीक है, तो एक वाक्य में जो उत्तर वाले क्वेश्चन है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है टी आई, इसको आप टी बना लीजिए, टी आई। ठीक है, ये टी आई है, टी आई। ठीक, तो टी आई प्लाज्मिड का स्रोत क्या है? तो टी आई प्लाज्मिड किस में से प्राप्त किए जाते हैं? तो आपको याद रखना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। किसमें से? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, तो टी आई प्लाज्मिड का स्रोत है तो आपको बताना है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु से ही टी आई प्लाज्मिड को प्राप्त किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम जंतु क्लोन का नाम लिखिए। तो प्रथम जंतु क्लोन का नाम आपको याद रखना है। तो पहली जंतु क्लोन, सबसे पहले किस जंतु का क्लोन तैयार किया गया था? तो डाली नामक मादा भेड़ का जंतु क्लोन तैयार किया गया था। तो आपको फर्स्ट और सेकंड का आंसर जल्दी से नोट कर लेना है। ठीक है, तो सारे जो हमारे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं और इसके अलावा जो दो इंपॉर्टेंट यहां पे एक वाक्य में उत्तर है, इनका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए। समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए, ऐसा डीएनए जिसमें न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम जो है समान रूप से हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेपिटेटिव डीएनए। क्या बोलते हैं? रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, रेपिटेटिव डीएनए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है आईपीएम का पूरा नाम बताना है। तो आईपीएम का पूरा नाम क्या होता है? आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है, रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो आपको याद रखना किसने दिया था? रोगों का जन्म सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट कोच ने दिया था। किसने दिया था? रॉबर्ट कोच ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा रॉबर्ट कोच ने हैजा से लेकर के ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी, इन सब के वायरस के वैक्सीन की भी खोज की थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओपियम का स्रोत क्या है? तो ओपियम का स्रोत आपको याद रखना है क्या है? पैमपावर सोमनीफेरम। क्या है? ओपियम का स्रोत क्या है? पैमपावर सोमनीफेरम। पैमपावर सोमनीफेरम। ठीक है, पैमपावर सोमनीफेरम। ठीक, पैमपावर सोमनीफेरम। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यह है, गोनोरिया रोग जो है किस जीवाणु के कारण होता है? तो गोनोरिया रोग आपको याद रखना है किस जीवाणु के कारण होता है? तो यह होता है नीसेरिया गोनेरी नामक जीवाणु के कारण। किसके कारण? नीसेरिया गोनोरी। किसके कारण? नीसेरिया गोनेरी आप लिख सकते हैं। ठीक है, या नीसेरिया गोनेरिया आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो नीसेरिया गोनेरी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका राइट आंसर है। तो ये सारे के सारे एक वाक्य में उत्तर जो भी हैं इनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप लोग पूरे 10 सेट इंपॉर्टेंट जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इनको अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेते तो डेफिनेट रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में भी यहां से कई सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए इसके बाद हमारे सारे के सारे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है जिनको भी हम सॉल्व करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे।
चलिए अब हम बात करते हैं सही जोड़ी वाले क्वेश्चनों की। तो जितने भी सही जोड़ी वाले क्वेश्चन है इनको आप जल्दी से देखिए। सबसे पहला हमारा 10% नियम। तो देखिए 10% नियम का संबंध इनमें से किससे है? तो 10% नियम किससे संबंधित है? यहां पे ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित है। किससे संबंधित है? 10% नियम जो है ऊर्जा के प्रवाह से संबंधित है। ठीक है, तो पहले का ये हो जाएगा तीसरा नंबर। ठीक है, यानी 10% नियम क्या होता है? ऊर्जा का प्रवाह होता है। हर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब हम जाते हैं तो 10% एनर्जी ही केवल क्या होती है? प्रवाहित होती है, बाकी 90% एनर्जी जो है लॉस हो जाती है। अगला क्वेश्चन है रेननकुलस। तो रेननकुलस जो है एक उभयचर पादप है, तो ये हो जाएगा आपका दूसरा नंबर। फिर लाइकेन की अगर बात की जाए तो लाइकेन सह परोपकारिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है? सह परोपकारिता का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है क्राई प्रोटीन। क्राई प्रोटीन का संबंध किससे हो जाएगा? बीटी कपास से, क्योंकि बीटी कपास के अंदर ही क्राई प्रोटीन जो है पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस का संबंध तो किससे है? विटामिन ए से। तो गोल्डन राइस का क्या हो जाएगा? विटामिन ए। ठीक है, 5वें नंबर का हो जाएगा चौथा नंबर। फिर एलेक्स जेफरी का संबंध किससे भैया? तो एलेक्स जेफरी ने क्या किया था? एलेक्स जेफरी ने भैया डीएनए अंगुली छापन की खोज की थी। आखिरी बचा है विल्मट ने। तो विल्मट ने क्या किया था? स्तनियों में क्लोन को तैयार किया था। ठीक है, तो ऊर्जा का 10% नियम का हो जाएगा ऊर्जा प्रवाह। रेननकुलस जो है आपका उभयचर यानी कि एम्फीबियन प्लांट होता है। लाइकेन जो है सह परोपकारिता का अच्छा एग्जाम्पल दर्शाता है। क्राई प्रोटीन जो होता है भैया ये बीटी कपास के अंदर दिखाई देता है। गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए की मात्रा होती है। एलेक्स जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की और विल्मट ने स्तनधारियों में क्लोन को तैयार किया था। तो ये सारे के सारे इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो कि आपके पूरे के पूरे मॉडल सेट 5वां जो हमने तैयार किया है उसका 5वां जो मॉडल सेट है पूरे के पूरे मॉडल सेट का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कवर करा दिया है। और इस प्रकार से क्रमशः आप लोग पूरे, इसके अलावा आप लोग क्रमशः यहां पे पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो इसके अलावा आप लोग पूरे के पूरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और हमने आपको पहले ही बताया था कि अगर आप लोग पूरे के पूरे 10 इंपोर्टेंट सेट की नोट्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मात्र 30 रुपए चार्ज देना पड़ेगा और आपको पूरे के पूरे 10 सेट की पीडीएफ जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें। साथ ही साथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के बीच भी वीडियो को शेयर किया करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।